हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आज के इस क्लास में मैं आपके साथ लेके आई हूँ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच उपयोगिता का जो ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, इसके पहले मैंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी पढ़ा है, तो पहले वो भी पढ़ लेना। ठीक है, देखिए अगर आज आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच समझ आ गया ना, तो ये मेरी गारंटी है कि अगर बजट लाइन से देखो एक क्वेश्चन आता है और वो एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो आपको अगर सॉल्व हो जाता है आज की क्लास से, तो एक नंबर आपका कहीं भी नहीं गया। और एक नहीं, मैं तो कहूंगी दो नंबर, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और बजट लाइन से दो क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में आते हैं। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है गाइस, और आपको दो नंबर देके जाने वाली है, तो आई थिंक इसको मिस नहीं करना है और जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। वेलकम टू एवरीवन गाइस, मेरा नाम पूनम शर्मा है। तो मैं आज आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसे रैंक अप्रोच या इसे कई नामों से बेसिकली जाना जाता है, ऑर्डिनल का यूटिलिटी ठीक है अप्रोच को। इसे हम ऑप्टिमल चॉइस अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके मैं आपको लिख लिख करके यहाँ पे बताऊंगी। तो बेसिकली इस अप्रोच को किसने दिया था, तो ये हिक्स के द्वारा दी गई थी, हिक्स एंड एलन इन्होंने दी थी। ये एक रैंक बेस्ड अप्रोच है। पहली वाली अप्रोच हमने जो कार्डिनल पढ़ी थी, उसमें हम न्यूमरिक नंबर में हम मेजर कर सकते थे यूटिलिटी को, उपयोगिता को। उपयोगिता का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद, मान लीजिए मैंने ये शर्ट पहनी तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, दिस इज माई यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी में हम नंबर से मेजर करते थे। मान लीजिए मैंने शर्ट पहनी, मैंने कहा मुझे 9 की सेटिस्फेक्शन हुई है। दोबारा मैंने उसी शर्ट को पहना, मुझे 8 की सेटिस्फेक्शन हुई है, फिर दोबारा पहना, मुझे 7 की सेटिस्फेक्शन है। तो ये तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच थी। इसके लिए आपको एक पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, जो कि मैं दे चुकी हूँ। इसके बाद आते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बात करती है रैंक की, हमें रैंक देना। मान लीजिए कि मुझे पिंक से ज्यादा ब्लू ज्यादा पसंद आया है, तो मैंने पिंक को क्या दे दिया, रैंक 1 A दे दिया, और ब्लू को B दे दिया। ये हमेशा कहता है कि यहाँ पे ये बोलता है कि कंज्यूमर की जो चॉइस होती है ना, वो चेंज नहीं होती। यहाँ पे बोलता है कंज्यूमर की, अभी कंज्यूमर को मतलब ए में बी से ज्यादा ए पसंद आ रहा था और बी से ज्यादा सी पसंद आ रहा था इन केस। ठीक है, तो यहाँ पे सी से ज्यादा बी पसंद आ रहा था, तो कंज्यूमर की चेंज भी हो सकती है। उसे डायरेक्ट क्या हो सकता है, सी से ज्यादा ए पसंद आ रहा हो। तो ये कहता है कि कंज्यूमर की जो चॉइस है वो बदल भी सकती है। तो इसे रैंक भी कहते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। इसे आप इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी भी कहते हो। कई बार आ जाता है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी क्या होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को ही कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी भी कहते हैं। इसे ऑप्टिमल चॉइस थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, किसने दी थी, हिक्स एंड एलन के द्वारा ये दी गई है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, गिवन बाय द हिक्स एंड एलन, देखिए लिखा भी है, आल्सो नोन एज द हिक्सियन थ्योरी। इसे हम हिक्सियन थ्योरी भी कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व यानी कि तटस्थ वक्र, जो हम इसे प्रमेय या थ्योरी भी कहा जाता है, ऑप्टिमल चॉइस थ्योरी भी कहा जाता है। द सेटिस्फेक्शन और द यूटिलिटी ड्राइव कैन नॉट बी मेजर इन नंबर। ये दावा करती है कि जो यूटिलिटी होती है, हम उसे नंबर में मेजर नहीं कर सकते थे, बल्कि कार्डिनल यूटिलिटी ये कहती है कि हम किस में मेजर कर सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं। बट ये उल्टी है, ये कहती है कि इसको आप नंबर में मेजर बेसिकली नहीं कर सकते। हम इसे किस में मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं रैंक के अंदर। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आप मतलब यूटिलिटी आप किसी में मेजर कर सकते हो, तो किस में कर सकते हो, रैंक में आप क्या कर सकते हो, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। देखिए, जब भी हम कोई मतलब अप्रोच पढ़ते हैं, कोई भी कर्व पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसकी हमें assumptions जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि विद assumption के इकोनॉमिक्स में है नहीं कुछ एक्चुअली। तो पहला वो होता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। यूटिलिटी मेजर नहीं हो सकती, बट हम उसे क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसे रैंक दे सकते हैं। रैंक बेस्ड थ्योरी भी कहा जाता है, याद रखना। कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर जो होता है वो तर्क संगत होता है, यानी कि उसे ध्यान है कि वो क्या खरीद रहा है या क्या खा रहा है। मान लीजिए मैंने पिज्जा खाया, तो मुझे पता है कि मैं कौन सा खा रही हूँ, मैं फार्म हाउस पिज्जा खा रही हूँ, कोई और खा रही हूँ। तो कंज्यूमर इज अ रैशनल, नॉलेजेबल है, उसको पता है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर आप कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में देखेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लगता है, बल्कि यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इसकी assumption है, जो कि मैं आगे चल के अभी आपको बताऊंगी। बेस्ड ऑन वीक ऑर्डरिंग, यानी कि ऑर्डर पे बेस्ड होता है। मान लीजिए मुझे बी से ज्यादा ए अच्छा लग रहा है, और बी से ज्यादा मतलब सी से ज्यादा मुझे बी अच्छा लग रहा है, तो ये आपका क्या होता है, ऑर्डरिंग पे बेस्ड होती है। प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज ट्रांजिटिव, यानी कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है ना, वो बदलती रहती है। अभी कंज्यूमर कह रहा है कि मुझे बी से ज्यादा ए अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद कंज्यूमर कहेगा ठीक है कि ए सॉरी मुझे ए से ज्यादा सी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर की जो चॉइस है वो चेंजेबल है। यहाँ पे इस
बेस्ट assumption है। देखिए इसको जानने के लिए हमें इंडिफरेंस कर्व पढ़ना पड़ेगा कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो ये बताता है कि मतलब इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स के, यानी कि याद रखिएगा ये जो अप्रोच है यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच है, ये हम टू गुड्स के केस में देखते हैं। कितने गुड्स के केस में देखते हैं? टू गुड्स के केस में देखते हैं, वो वन गुड के केस में देखते हैं। ये कहता है इंडिफरेंस कर्व हमेशा कहता है ये रिप्रेजेंट करता है टू गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को जिस पर कोई भी कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाता है यानी कि सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व हमेशा कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाता है। लिखा भी है एन इंडिफरेंट कर्व इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स, यानी कि दो गुड्स के सभी कॉम्बिनेशन बिटवीन द मतलब बिटवीन टू गुड बिटवीन विच अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, यानी कि कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है कि कंज्यूमर क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे गुड एक्स है और यहाँ पे गुड वाई है, गुड वाई है। मान लीजिए कंज्यूमर जो है किसी भी चीज के, ये एक हमारा इंडिफरेंस कर्व है। तो कंज्यूमर यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का आपका बनता है। यहाँ पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, गुड एक्स की, ठीक है, गुड एक्स की ओ वाई कंडीशन ले रहा है और गुड एक्स को कितना यूज कर रहा है, गुड वाई को ओ वाई तक यूज कर रहा है और गुड एक्स को ओ एक्स तक यूज कर रहा है। मान लीजिए कंज्यूमर का ये यहाँ पर, ठीक है, इतना हो गया। कंज्यूमर का क्या हो गया, कंज्यूमर ने अपना एक का कंजप्शन बढ़ा दिया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक को थोड़ा बढ़ाएगा दूसरे को घटाएगा, तो कंज्यूमर को सभी पॉइंट्स पे यानी कि ए बी सी डी इस तरीके के पॉइंट्स बनते हैं, सभी पॉइंट्स पे कंज्यूमर का इस पूरे इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर को क्या मिल रहा होगा, सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। चाहे फिर आप बी पॉइंट पे चले जाओ, आप सी पॉइंट पे चले जाओ या डी पॉइंट पे चले जाओ, यही कह रहा है एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बिटवीन विच अ कंज्यूमर इज indifferent, meaning that they the sum total utility from the each, यानी कि उसे सेम टोटल यूटिलिटी मिलती है, यानी कि सेम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, सभी कॉम्बिनेशन पे उसे क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। मान लीजिए ये इंडिफरेंस शेड्यूल है, कॉम्बिनेशन है ए बी सी। मान लीजिए आप एक्स गुड कितना यूज कर रहे हैं, एक्स गुड मैंने 4 लिया। जैसे जैसे हम देखिए इकोनॉमी का एक रूल है, मान लीजिए हम जैसे जैसे किसी एक गुड का प्रोडक्शन या कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरे गुड का घटाना पड़ता है। तो मान लीजिए मैं वाई गुड का कंजम्पशन क्या करना मतलब एक्स गुड का कंजम्पशन बढ़ाना चाह रही हूँ। तो ए पहले मैं एक्स गुड को 4 कंज्यूम कर रही थी, वाई को 12 कंज्यूम कर रही थी। जैसे मैं एक्स को बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इससे कम करना पड़ेगा। 12 से 8 आ गई तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मैं एक्स गुड को बढ़ाती जा रही हूँ तो वाई गुड गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता है जब आप किसी भी एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में आपको दूसरे गुड्स का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, और अगर दूसरे गुड को बढ़ाना चाहते हो तो पहले को कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है लॉस अपॉन गेन। ठीक है, अगर मैं इसका वो निकालूं तो मैंने कितना की लॉस किया, मैंने यहाँ पे मेरे को बोला गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालिए, तो लॉस कितना हुआ, मुझे 4 का लॉस हुआ, और मुझे गेन कितना हुआ है, मुझे गेन हुआ है 1 का। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया, ये 4 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो मेरा एमआरएस कितना आ गई, 4 आ गई मेरी एमआरएस। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर मैं बाई बी कॉम्बिनेशन से एमआरएस को निकालती हूँ तो मुझे कितना मेरा वो हुआ है, मेरा कितना बड़ा है, 2 मेरा बड़ा है, और मुझे गेन कितने मतलब लॉस कितने का हुआ, लॉस 2 0 का हुआ, तो ये हमारी हमारे 0 हो गई यानी कि कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यही आता है कि देखिए देखिए ये जो इंडिफरेंस कर्व ना हमेशा जो गिरती हुई यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से यानी कि एमआरएस की वजह से। इन सब पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे ना तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये ए बी सी करके, मान लीजिए पहला क्या था 4, ठीक है, पहला हमारा क्या था 4, ठीक है, और ये 12, तो ये 4 पे हमारा 12 यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, दूसरा हमारा था 5 पे आपका 8 यहाँ पे आ रहा। तो इन सभी पॉइंट्स को मिलकर के कर्व बनता है जिसे आईसी कर्व कहते हैं। इन ऑल पॉइंट्स यानी कि इन सभी कॉम्बिनेशन पॉइंट्स पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन गाइस मिलती है, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में देखिए इंडिफरेंस कर्व की भी अपनी एक अजम्पशन होती है, जैसे कि जो कंज्यूमर होता है रैशनल होता है, उसके पास अपना दिमाग है, वो तर्क संगत है, वो सब कुछ जानने वाला है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी कि आपका रैंक बेस्ड काम करता है।
टू गुड्स में ही हम इंडिफरेंस कर्व को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी अजम्पशन होती है कि दो गुड्स होने चाहिए। नॉन स्टैटिटी, मोर इज बेटर। आप हर जगह मतलब स्टैटिटी यानी कि तृप्त नहीं होने चाहिए। स्टैटिटी का मतलब होता है तृप्त नहीं होने चाहिए, आपको और ज्यादा चाहिए होती है। मान लीजिए मेरे को गुड एक्स, पहले मैं 4 ले रही थी, अब मुझे 5 लेने हैं, यानी कि आपको ज्यादा की चाह होनी चाहिए। मोर इज बेटर। मतलब इंडिफरेंस कर्व में कौन सा लॉ लगता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कांस्टेंट एंड मल्टीपल प्रेफरेंस, आपकी कांस्टेंट प्रेफरेंस भी हो सकती है, सॉरी कंप्लीट प्रेफरेंसेस, आपकी कई प्रेफरेंस रह सकती है। इसके बाद आता है गुड्स आर डिविजिबल, यानी कि डिविजिबल यानी कि जो आपके गुड्स है वो कैसे रहेंगे? डिविजिबल रहेंगे। ओके ओके गाइस, तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ऐसा होता है। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन गेन। जितना हमारी किसी यूनिट में लॉस हुआ है उसी में कितना गेन हुआ है वो हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं निकालना बता देती हूँ आपको, लॉस अपॉन गेन। मान लीजिए गुड एक्स जो है 10, 7, 5, ठीक है, और गुड वाई का मैंने कंजप्शन कितना कर दिया? 2, 3, 4। मुझे एमआरएस निकालनी है। ठीक है, तो मेरा अगर मैं यहाँ पर एमआरएस निकाल रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो मेरा लॉस कितना हुआ? मैंने कितनी यूनिट का लॉस किया? मैंने 3 यूनिट का लॉस किया, तो मुझे कितना गेन हुआ? 1 यूनिट का गेन हुआ। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका एमआरएस है। एमआरएस हमेशा क्या बताती है? आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर पूछेगा कि डिफरेंस का डाउनवर्ड स्लोपिंग किसकी वजह से होता है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ये आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये जो होता है इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, और ये जो होता है इसे कॉन्केव। तो ये अगर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है मतलब एकदम बढ़िया है। ठीक है, अगर ये कॉन्केव है, इन केस की अगर ये कॉन्केव है ठीक है, कॉन्केव मतलब है, तो इसे कहते हैं एमआरएस, इंक्रीजिंग एमआरएस। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? डिफरेंस कर्व हमारा कॉन्वेक्स है, इसी तरीके से बनता है, इसे कहते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस, जो कि एक सही है, एमआरएस। अगर मान लीजिए ये इस तरीके का बनता है तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग एमआरएस, इंक्रीजिंग एमआरएस। इन केस कि ये एक सीधी लाइन बनता है, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये सब्स्टिट्यूट कंडीशन में होता है। सब्स्टिट्यूशन गुड्स के केस में ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो एमआरएस हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है एमआरएस। या एक और याद रखिएगा, एमआरएस हमेशा ऐसा भी, कई बार आपको सॉरी, इंडिफरेंस कर आपको इस तरीके का स्ट्रेट लाइन है सब्स्टिट्यूशन के केस में। अगर कई बार पूछ लेता है इंडिफरेंस का एल शेप का है, किसका है? एल शेप का है, तो कौन सा गुड है? तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। कैसे किस में होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एमआरएस हमेशा एल शेप का होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, क्योंकि यहाँ पर हमारी एमआरएस या तो आपकी जीरो रहेगी, आइदर भी जीरो और इनफिनाइट। ठीक है, या तो वो जीरो होगी या इनफिनाइट होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैं कहीं बना के बता देती हूँ, मेरे पास स्लाइड ही खाली नहीं है चलिए यहाँ पे खाली है। अगर मेरा इंडिफरेंस कर्व ऐसा है तो इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग का है, तो डिमिनिशिंग एमआरएस। ठीक है, डिमिनिशिंग एमआरएस विच इज गुड। अगर हमारा इस तरीके का कॉन्केव टू द ओरिजिन है, ठीक है, कॉन्केव तो इंक्रीजिंग एमआरएस, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसे कहते हैं एमआरएस कांस्टेंट। और एमआरएस कांस्टेंट कब होती है? सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स के केस में। कौन से गुड्स के केस में? सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारी एमआरएस क्या है? एल शेप्ड है, तो ये होता है आपका एमआरएस या तो आपकी जीरो है या आपकी एमआरएस आइदर पे जीरो और इनफाइनाइट। ठीक है, या तो आपकी जीरो रहेगी या इनफाइनाइट है। ठीक है, ये कौन से केस में होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। ओके, ये भी याद रखिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो आता है, यहाँ तक हमने कर लिया है। अगला आता है हमारा इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जितने भी इंडिफरेंस कर्व को अगर आप एक ही जगह पे जोड़ देंगे इस तरीके से, सेट ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंडिफरेंस मैप इज अ सेट ऑफ मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखिए जैसे जैसे कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बदलता रहता है, ठीक है,
ठीक है, कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बदलता रहता है, वैसे बस उसका जितना उसका इंडिफरेंस कर्व भी बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कई सारे इंडिफरेंस कर्व को जब हम एक ही ग्राफ में रखते हैं तो उसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। इसके कुछ फीचर भी होते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कोई भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है, याद रखिएगा, सब अलग अलग होते हैं। इंटरफेरेंस कर्व जो होता है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा, हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन का लेवल भी उतना ही ऊंचा होगा। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं नेवर टच एक्सिस, ये कभी भी ना एक्स एक्सिस को टच करता और ना ही वाई एक्सिस को टच करता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कभी नहीं होगा, हमेशा ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। कैसा होता है, लेफ्ट टू, यानी कि बाएं से दाएं होता है, लेफ्ट टू राइट वर्ड होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बजट लाइन। देखिए, बजट लाइन एक वो लाइन होती है जहां पर एक कंज्यूमर हमेशा क्या हो जाता है, स्टैक हो जाता है, यानी कि एक कंज्यूमर वहां से हिलना नहीं चाहता है, यानी कि वहां से कहीं भी नहीं जाना चाहता। तो देखिए, बजट लाइन आल्सो अ बजट कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं, एग्जैक्ट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट कंज्यूमर कैन मैनेज अफोर्ड एट द प्रोवाइड मार्केट प्राइस, यानी कि अपनी मार्केट प्राइस में कंज्यूमर जिस चीजों को अफोर्ड कर पाता है वही उसकी बजट लाइन होती है। और बजट नहीं, सॉरी, मैंने हिलना वो वाला वर्ड गलत बोला, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सॉरी, वो मेरे से गलती हो गई है। ये इसका मतलब होता है कि जो भी मार्केट प्राइस चल रही है किसी भी गुड की, जितने पे कंज्यूमर उसे खरीद पा रहा है अपनी इनकम से, वही उसकी बजट लाइन होती है। सिंपल, बजट लाइन तो हम इंडियन से भैया बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो बजट लाइन के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फॉलो करने के, दो चीजें मैटर करती हैं बजट लाइन को, द कंज्यूमर परचेसिंग पावर, यानी कि उसकी इनकम कितनी है, और मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की, बोथ प्रोडक्ट की, दो गुड्स की बात होती है, क्योंकि हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं दो गुड्स की, तो दोनों गुड्स की मार्केट में जो वैल्यू है वो कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है। ओके, तो उसको मैटर करता है, यानी कि मार्केट में कितने गुड है, एक्स एंड वाई, दो गुड्स मार्केट में होंगे। बजट की एक इक्वेशन होती है जिसे हम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन डिटेल मैनर द इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का है। मैंने जब यूजीसी दिया था तो एक नंबर का क्वेश्चन भाई मुझे यहाँ से मिला, मैं बहुत ही खुश हुई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक नंबर पक्का ही आता है। तो देखिए, यहाँ पे इसकी एक होती है एम, एम जो रिप्रेजेंट करता है ना आपका, ये एम जो रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपका, ये आपका कंज्यूमर की इनकम को या फिर मनी को, इनकम जो भी उसकी होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, एम इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स, में कंफ्यूज हो गई थी, पी वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू वाई। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये पी एक्स का मतलब क्या होता है, पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी। पी क्यू एक्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी, ऑफ द एक्स प्रोडक्ट। पी वाई, सॉरी, हाँ, पी वाई का मतलब होता है प्राइस ऑफ द वाई कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वाई कमोडिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका रहता है। तो देखिए, यहाँ पर इसे निकालने का सिंपल सा मैनर यही होता है कि मान लीजिए मुझे दो गुड्स दिए गए हैं, मेरा गुड एक्स ये है और मेरा ये गुड वाई है। ठीक है, ये जेल पेन और मेरा डॉट पेन, गुड ए मतलब मेरा कितना है, 0 10। तो यहाँ पे मुझे बोला जाएगा कि बजट इक्वेशन निकाल के दो। इस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में प्रॉपर, इस तरीके से टेबल आपको रही होगी, बोलेगा कि बजट इक्वेशन निकालो। तो यहाँ पे याद रखना, या फिर आपको सेंटेंस में भी दे सकता है। तो मेरा क्या है, एम मुझे निकालना है, तो मेरा पी एक्स कितना है, पी एक्स मेरा एक मिनट गाइस, ये मेरा प्राइस है, पी एक्स है, ये मेरा पी वाई है। ओके, पी वाई है, ओके, प्राइस है, और ये मेरी सारी क्वांटिटीज है। मेरा पी एक्स कितना दिया हुआ है, पी एक्स मुझे प्राइस मेरा दिया है एक्स क्वांटिटी का 10, और वाई क्वांटिटी, वाई का प्राइस मुझे, प्राइस ऑफ द वाई को इतना दिया हुआ है। तो मेरा पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस पी वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू वाई। ओके, मेरा पी एक्स कितना दिया मुझे, 10, पी एक्स मुझे कितना दिया, 10, क्वांटिटी मुझे कितनी दी है इस गुड की, 0, प्लस पी वाई मेरे को कितना दिया, 5, मल्टीप्लाई बाय इसकी क्वांटिटी कितनी है, 10। तो मेरा कितना आ गया, ये हो गया हमारा 0 प्लस 50, तो ये हमारा कितना आएगा, 50।
हर कॉम्बिनेशन पे वो सेम सेम ही होगा। यहाँ पे जेल क्वांटिटी और मेरा ये कितना है, इसकी मुझे कितनी दी हुई है, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे इसका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ मुझे 10, ठीक है, नहीं 10 ही दिया, px मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये मुझे 5 दी मल्टीप्लाई बाय 8, कितना हो गया 10 का हो गया 10 प्लस 40 50 हो जाएगा। इसी तरीके से आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये एक बजट इक्वेशन बन के आ जाती है, ठीक है। तो ये बजट इक्वेशन होती है। इनसे जो अब आप एक ड्रॉ लाइन करेंगे तो जो लाइन मिलके आएगी जेल गुड एक्स और गुड वाई से, यानी कि जेल पेन और डॉट पेन से मिलके आएगी, जो एक लाइन आपको मिलेगी इस पे आपको जो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे कंज्यूमर के बजट को रिप्रेजेंट करने होंगे, अलग अलग समय पे कंज्यूमर का कितना बजट रहा है, ठीक है। तो ये आपके, इसे हम क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, बजट लाइन कहते हैं। हमेशा याद रखना बजट लाइन जो होती है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसका जो स्लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राइस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइस लाइन कहते हैं। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स डिवाइडेड बाय द पी वाई, प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द वाई कमोडिटी, इससे हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द वाई कमोडिटी, तो प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी हमारी 10 है और प्राइस ऑफ द वाई कमोडिटी इज 5, तो हमारा कितना हो गया 5, ओके। तो इस तरीके से हम इसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्लोप ये रहा, px upon py, price of the x, price of the y, ठीक है। The ratio to how many goods of the y must be given the one more unit of the x, मार्केट प्राइस पे बात करता है। इसके बाद स्लोप ऑफ द, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा ये कंज्यूमर अपनी बजट लाइन पे ही उसकी बजट लाइन है, अगर वो इसके बाहर यहाँ पर करेगा तो ये एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि बजट से बाहर होगा, कंज्यूमर ये नहीं खरीद पाएगा। और ये आपका यहाँ पे इनकम इज अंडर स्पेंड, यहाँ पे अगर वो खर्च करता है, इस पॉइंट पे अगर खर्च करता है तो इनकम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि यहाँ पे कर रहा है तो उतनी इनकी इनकम नहीं है, चादर से बाहर कह रहे हैं चादर के, या आपने अपनी इनकम जहाँ खर्च करी है यहाँ से, ये आपका एक सही पॉइंट नहीं है, ठीक है। यानी कि इतनी ये कम इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनकम कम है और आपका मतलब सॉरी मार्केट प्राइस ज्यादा है और आपकी इनकम कम है, या मार्केट प्राइस कम है और आपकी इनकम ज्यादा है, इसको रिप्रेजेंट करता है। इनमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट बजट लाइन ही होती है, ठीक है। फीचर ऑफ द बजट लाइन, पहला आता है नेगेटिव स्लोप होता है बजट लाइन का, किसकी वजह से होता है पहले ही मैं बता दूं, ये प्राइस लाइन की वजह से होता है, जिसका फॉर्मूला भी आता है पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने अभी बताया ना पी एक्स अपॉन पी वाई। इसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। इसके बाद रियल इनकम लाइन होती है कंज्यूमर का, जो जितना कंज्यूमर स्पेंड कर सकता है टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर, अगर ये लाइन टेंजेंट हो जाती है इंडिफरेंस कर पे, तो इसमें जिस बिंदु पर ये टेंजेंट हो रही है उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, वहां पर एक कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। इसके बाद होता है अजम्पशंस क्या होती है, ये टू क्वांटिटीज में ही अप्लाई होता है बजट लाइन। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज लिमिटेड, ये माना जाता है कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो लिमिटेड है, एंड डेजिग्नेटेड टू बाय ओनली टू प्रोडक्ट्स, दो ही प्रोडक्ट करेगा। मार्केट प्राइस के पे आपकी कंज्यूमर मतलब मार्केट प्राइस पे कमोडिटी की कॉस्ट है। एक्सपेंस इज सिमिलर टू द इनकम, एक्सपेंस और उतने ही है जितनी आपकी इनकम है, ठीक है। शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, ठीक है, कि बजट लाइन बेसिकली कब आपकी शिफ्ट होती है, शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। द अमाउंट द प्रोडक्ट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम, बजट लाइन आपके प्राइस की वजह से भी शिफ्ट हो सकती है और आपकी बजट लाइन इनकम की वजह से भी क्या हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो शिफ्ट आता है वो दोनों वजह से आ जाता है, कि बजट लाइन किस किस वजह से शिफ्ट होती है, इनकम की वजह से भी हो सकती है और प्राइस की। जब हमारी कंज्यूमर की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, कंज्यूमर की इनकम जब कम हो जाती है तो बजट लाइन हमारी कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम पे कि कंज्यूमर की इनकम कितनी बढ़ी है या घटी है, ओके। तो मान लीजिए कंज्यूमर, अगला आता है इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इन बोथ, मान लीजिए प्राइस दोनों ही कमोडिटी के बदल गए हैं, तो यहाँ पर आगे की तरफ जो जा रहे हैं ये आपका यहाँ पे प्राइस, ठीक है, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है, ये आगे की तरफ राइटवर्ड अगर शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस डिक्रीज हुआ है, लेफ्टवर्ड अगर शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस इन द चेंज इन प्राइस ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी कि चेंज जो हुआ है वो एक्स गुड ही चेंज हुआ है,
गुड एक्स में चेंज हुआ है बट वाई गुड, ठीक है, जो वाई गुड है वो मतलब ओनली वन गुड चेंज, यानी कि वाई गुड अपना एज इट इज है। तो मेरी वो कैसी होगी, तो मान लीजिए मेरी ये बजट लाइन थी, ठीक है, यहाँ पे मेरा गुड वाई है और गुड एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चेंज किस में हो रहा है, चेंज हमारा सिर्फ एक्स गुड में हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमारी एक्स गुड क्या है, अगर मान लीजिए एक्स गुड यहाँ पे ये आगे को अगर शिफ्ट हो रहा है एक्स गुड, तो यहाँ पे अगर आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस गिर गई है, और इस कंडीशन में चेंज होगा यहाँ पर, यानी कि ये आपका जो वाई गुड है वो इसी बिंदु पे रहेगा, बल्कि जो एक्स गुड है उसमें चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है तो प्राइस गिरी है, अगर वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है तो प्राइस इंक्रीज हुई है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए वाई गुड में चेंज आया तो इसका कुछ ऐसे बनेगा, ये मेरा पहले बजट लाइन थी, वाई गुड में चेंज आया, तो मान लीजिए अगर ये मेरा क्या है, ये मेरा गुड एक्स है, सॉरी ये मेरा गुड एक्स है, तो एक्स बिंदु पे है, ये मेरी इनकम यहाँ पे बी पे है, ठीक है, यानी कि बी पे बजट मेरी लाइन है। तो अगर वाई गुड में मान लीजिए इनकम बढ़ी है, इनकेस इनकम बढ़ गई है, तो मेरा वाई गुड जो है वो इस वाले पे बी से आपका क्या हो जाएगा, आ, हाँ, इनकम अगर प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है, प्राइस आपका क्या हो जाएगा, मैं ही कंफ्यूज हो गई, यस, प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है और इस कंडीशन में प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज, सॉरी गाइस, ठीक है, तो ये ऊपर को बन जाएगा। देखिए उधर क्या था, वाई गुड एक्स गुड में चेंज हुआ था, बात वही है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज की, इधर आपका वाई गुड में चेंज हुआ है, ठीक है, तो बस और कुछ नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर स्टैग रहना चाहता है, यहाँ से चेंज होना चाहता है। अगर आपको ये वाला समझ नहीं आया तो मैं एक और बार बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से देखते हैं, कोई नहीं, हो जाता है। एक्स गुड जो है कि मान लीजिए मेरी एक्स गुड में क्या आई है, चेंज आई है, तो अगर मान लीजिए मेरी एक्स गुड में चेंज आई है ना, तो अगर मान लीजिए प्राइस कम हुई है तो हमारा एक्स गुड राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर प्राइस मतलब बढ़ गई है तो वो लेफ्ट वर्ड। इसी तरीके से अगर मान लीजिए वाई गुड चेंज हुआ है, एक्स गुड सेम है, तो अगर मान लीजिए प्राइस डिक्रीज हुआ है तो ये आगे को बढ़ेगा, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो पीछे को हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात मैं करती हूँ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या होता है, तो चलिए आ जाते हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंपल है गाइस, जिस बिंदु पर बजट लाइन टेंजेंट करती है, जिस बिंदु पर बजट आईसी कर्व बजट लाइन को टेंजेंट करता है, वही आपका प्राइस लाइन होती है, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम आर एस ऑफ गुड एक्स एंड वाई, और ये बजट लाइन हमारी होती है पी एक्स अपॉन पी वाई, ओके, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो यहाँ पे याद रखना यही होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे इंडिफरेंस कर बराबर है बजट लाइन के, ओके, वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। तो ये कौन सा पॉइंट है, दिस पॉइंट, ओके, इस पॉइंट पे एमआरएस यानी कि मार्जिनल सॉरी इंडिफरेंस कर्व ऑफ एक्स वाई गुड बराबर है बजट लाइन ऑफ द एक्स वाई, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। ये सिचुएशन आपकी आती है, इस तरीके से बोला जाएगा, एमआरएस एक्स वाई ग्रेटर देन है पी एक्स अपॉन पी वाई के। तो बताइए इनमें से कई सारी स्टेटमेंट दी गई, मान लो ये दो स्टेटमेंट है, इनमें से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कौन सा है, ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। सो वेल आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट assumption फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन द cardinal utility approach, maximization of the satisfaction, utility cardinal measurement, diminishing margin, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ठीक है, यहाँ पे जो है यूटिलिटी से एडिक्टिव। तो ये आपका क्वेश्चन, चलो मैं आपको ये देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी कार्डिनल पढ़ाया है, तो कार्डिनल आप देखना, मैं कोई आपको इसी से क्वेश्चन कराती हूँ जो कि आपका ऑर्डिनल से रिलेटेड हो, ठीक है। अप्रोच टू द ऑर्डिनल वाज एडवोकेटेड बाय हिग्स, मतलब हिग्स एंड एलन ने कौन सी दी है, तो कार्डिनल कंटीजेंसी अप्रोच, डिमिनिशिंग अप्रोच, ऑर्डिनल, तो इन्होंने क्या दिया, ऑर्डिनल अप्रोच। सो वेल आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसका आंसर दीजिएगा, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।